हमास भी पहला कदम मानते हुए 20 बंधकों को रिहा कर देगा। वह चीज़ अभी भी बातचीत चल रही है। कल तक कुछ अच्छा नतीजा आना चाहिए। लेकिन हमास ने कह दिया है कि शायद बंधकों को तो वो छोड़ देगा लेकिन हथियार नहीं डालेगा। लेकिन इज़राइल जो है वो लगातार बम गिरा रहा है। ऐसे में जो बातचीत करने का माहौल है वो बनता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के ऊपर और दबाव डालना पड़ेगा, पर्सनल दबाव डालना पड़ेगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जो पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा रही अब भी। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही मायूस कुन है। खबर ये आ रही है कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इसे जंग बंदी न समझा जाए। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से ये कहा गया कि जो डिसआर्म की खबरें चलाई जा रही हैं ये झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, हम डिसआर्म होने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था इजराइल से कि वह बमबारी रोक दे, बमबारी कुछ कम तो की गई बदाहिर, लेकिन आज भी कई लोग, 1 दर्जन के करीब लोग मारे गए। लेबनान पर भी अटैक किया गया। तो सवाल यह है कि फिर जंग कैसे रुकेगी। आज बातचीत भी मिस्र में हो रही है, वो भी एक चीज है। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है वो बहुत ही अजीब गरीब है। अब यहाँ सयूनी हुकूमत के तर्जुमान जो है, इजरायली हुकूमत के तर्जुमान, उन्होंने कहा कि गाजा में जंगबंदी जैसी कोई चीज नहीं। साफ साफ कह दिया उन्होंने। कहा हाँ ठीक है, हमने हमले तोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन इसे जंगबंदी तस्वुर न किया जाए। वहीं दूसरी जानिब आप देखिए, ये खबर आई है जो हमास की तरफ से कहा गया है साफ साफ कि ये जो हथियार डालने पर रजामंदी की खबरें मन गढ़ंत हैं। ये हमास की तरफ से बयान आया है। बातचीत बहरहाल जारी है। कोशिश ये है कि जंग बंदी हो जाए और लोग जिनकी जाने जा रही वो जाने न जाए, लेकिन गारंटी कौन लेगा? क्या वाकई ये मामला हल हो जाएगा? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान ने भी आज कहा कि इनके झूठे वादों पर यकीन कैसे किया जाए, इनकी शरंगेदी से हमें खबरदार रहना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग खबरें आ रही, अलग अलग चीजें नजर आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो है वो हालात किसी भी एतबार से काबिले एतबार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसे जितना जल्दी हो सके उसे खत्म किया जाए। गाजा की सत्ता नहीं छोड़ी तो होगा विनाश, ट्रंप की हमास को आखिरी चेतावनी। अब ये बार बार चेतावनी भी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इक्तदार में रहने की तो बात ही नहीं। हमास कभी इक्तदार में रहने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन वो इक्तदार अमेरिका देखे ये उसे मंजूर नहीं है। तो ये आप देखिए कि कंट्रोवर्सी फिलहाल जो है वो लगातार बनी हुई है। कहीं से फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा है कि मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। बार बार तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी है। हालांकि अगर अवामी सतह पर देखिए तो वो अवामी सतह पर, और सबसे बड़ी चीज ये कि आज 6 अक्टूबर 2025 है, 7 अक्टूबर 2023 को ये जंग शुरू हुई थी। ये वो तारीख है कि जब हमास के लोग लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए थे और वहां पे काफी बंधक बनाए थे। 1200 लोग मारे गए थे, ऐसी खबरें हैं। हालांकि वो कैसे मारे गए, क्या इसकी डिटेल नहीं आई, लेकिन ये सही है कि 1200-1300 इजराइल के लोग मारे गए थे। 250 के करीब लोग बंधक बनाए गए थे। उनमें से पिछले 2 साल से आप उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें 67,000 लोग
गाजा में मारे गए जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें बच्चों की तादाद 20,000 के करीब बताई जा रही है, औरतों की तादाद है, ये एक बहुत बड़ा। अब यहाँ गाजा सरकार ने क्या कहा है? गाजा सरकार की तरफ से बयान आया कि इजराइल ने जंग बंदी की अपील को नजरअंदाज करके 48 घंटों में 94 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। यानी युद्ध विराम की जो अपील की गई थी उसको नजरअंदाज किया किसने? इजराइल ने। और इस तरह से 94, इसका मतलब साफ है कि इजराइल पे अमेरिका का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है, और वो लगातार वही कर रहा है कि लोगों को मार रहा है। तो 2 साल से लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इधर भी आप देखिए, उधर अंसारुल्लाह लाहौती वो भी अटैक कर रहा है। ईरान भी पूरी तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि इनकी धमकी में कोई आएगा या कोई डर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल अपने हमले क्यों नहीं बंद कर रहा? ये एक बड़ा मसला। यूरोप की लाल सागर चुनौती, क्या साइप्रस कयादत कर सकता है? ये देखना होगा। इसके अलावा ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन ने कानूनी शिकायत दर्ज करके मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा रूबियो ने क्या कहा? रूबियो ने कहा गाजा में बम विस्फोट और लड़ाई जारी रहने के बावजूद कैदियों की अदला बदली नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से ये बमबारी जारी रहेगी तो फिर ये अदला बदली मुमकिन नहीं है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा है, और ये बात पहले भी मार्को रूबियो कह चुके हैं। तो ये आप देखिए, इस तरीके स्वीडन से जो आ रही है, अगर इजराइल द्वारा जलवायु कार्यकर्ता थंबर्ग साथ दुर्व्यवहार की खबरें सच हैं, ये बहुत गंभीर बात होगी। और ये बात सच है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, मैं बहुत जल्दी उनका तारुफ करूंगा, उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ गए हैं, और बहुत जल्द एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं शॉर्ट में बहुत तेजी से यहाँ पे आप देखिए, टॉमी रॉबिन्सन को इजराइल द्वारा अपनाने से ब्रिटिश यहूदियों के साथ मतभेद और गहरे हो गए, यहाँ पे ये खबर आ रही। इसके अलावा हमास ने अंतरराष्ट्रीय निगरानी में हथियार सौंपने पर सहमति की खबरों का खंडन किया, जैसा कि हमने बताया, और ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर भी खबर आ गई है। इसके अलावा हमास की प्रतिक्रिया पर निराशावादी रुख के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई है। तो ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई, मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे ये खबर आ रही है। तो आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाजा सरकार का हमने आपको बताया। इसके अलावा 2 खबरें और। हमास अधिकारी ने ट्रंप योजना के प्रति आंदोलन की प्रतिक्रिया के लिए अरब इस्लामी समर्थन का स्वागत किया है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम से इनकार किया, इसे बमबारी पर अस्थायी रोक बताया है। तो बहरहाल ये पूरी अब तक की डिटेल है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उम्मीद नजर आई थी, ऐसा लग रहा था कि गाजा में जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन नेतन्याहू पे हमें कम से कम भरोसा नहीं था। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू पे भ्रष्टाचार की तलवार लटकी है, रिश्वतखोरी की तलवार लटकी है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये जंग बंदी हुई तो अदालत में उनकी पेशी होगी और उनका जेल जाना तय है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से तकरीबन 7-8 महीना पहले से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। बहरहाल आइए हम इस्तकबाल कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का इस्तकबाल हम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और हम बताएं कि आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, और एक लंबा तजर्बा 35-40 साल का अनुभव। तमाम जो बड़ी शख्सियतें उनके आप राब्ते में रहे, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं दुनिया भर के, उनसे भी आपका राब्ता रहा। तो आप जो है फाइटर पायलट रहे और काफी उड़ाने उन्होंने की हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक दूरंदेशी, एक फिक्र, एक नजरिया जो कैप्टन साहब रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे हैं और कॉलम निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर भी उनकी अपनी पहचान है, और वो जियो पॉलिटिक्स पर
कितना संजीदा है, इसका अंदाजा लगाइए कि उनके गले में जो रुमाल है वो भी एक अलामत के तौर पे है, वो यूं ही नहीं है, वो जेस्चर है, एक इसके मानी है कि किस तरह वो मजलूमीन के साथ खड़े हैं और उनके लिए आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। मैं उनका एक मैसेज भी आया, और ये जो ग्रेटा थंबर्ग के बारे में यहाँ पे अब खबर आई है और वो तस्वीर भी दिखाई गई कि रिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके साथ ज्यादती की गई। बहरहाल इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे ग्रुप कैप्टन है उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास, कि वो अब किस तरह से इसे देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि ऐसा लग रहा है आज 7 अक्टूबर हो गई और इस दौरान जो अचीवमेंट इजराइल चाहता था, मेरे ख्याल से वो चीज उसको नहीं मिल सकी है, जंगबंदी नहीं हो पाई, और जो कैप्टिव थे, जो बंधक थे, वो छूट के इजराइल नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन कैप्टन साहब, कैसे इसे आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि कहां पे पेचीदगी आ रही है? और इजराइल ने हमले बंद नहीं किए, अभी जैसे कि हमने बताया कि 92 लोगों को तमाम बातचीत होने के बावजूद मार दिया। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। डॉक्टर रिजवी शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी कामयाबी और क्या कहें, इसको हमको कुछ कामयाबी ही मान लेनी चाहिए कि मिस्र के शर्म एल शेख में सारी पार्टियां पहुंची हैं, बातचीत जारी है। हाँ, आज जो हम उम्मीद कर रहे थे कि सबसे पहले है कि नेतन्याहू मान जाएँगे कि बमबारी बंद कर देते हैं, पहला कदम, और हमास भी पहला कदम मानते हुए 20 बंधकों को रिहा कर देगा। वह चीज़ अभी भी बातचीत चल रही है। कल तक कुछ अच्छा नतीजा आना चाहिए। लेकिन हमास ने कह दिया है कि शायद बंधकों को तो वो छोड़ देगा, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। हथियारों का इस्तेमाल रोक देगा, लेकिन हथियार सौंपेगा नहीं किसी को। हथियार आईडीएफ के सामने सौंपेगा नहीं। हथियार हमास के ही कब्जे में रहेंगे। हमास के पास अलग-अलग जगह पर सुरंगें हैं जहाँ वो रखते हैं अपने हथियारों को। अब नेतन्याहू उम्मीद कर रहे थे कि 20 बंधकों को अगर छोड़ दिया जाए, तो कल 7 अक्टूबर था, 2 साल है, एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री हो जाती है उनके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल शाम तक यह हो जाएगा। नेतन्याहू अपनी बमबारी को अभी भी जारी रखे हुए हैं। बहुत ही चिंता की बात है। शायद अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प को पर्सनली नेतन्याहू से बात करनी पड़ेगी कि बमबारी को कम से कम जब तक बातचीत चल रही है तब तक बंद रखा जाए। देखिए, दुनिया में जहाँ भी शांति वार्तालाप होती है, 2 मॉडल होते हैं। एक मॉडल तो ऐसा होता है कि पहले लड़ाई रोक दी जाती है, फिर बातचीत होती है। जैसा हमने 1965 में किया कि हमने पहले लड़ाई बंद कर दी। 1971 में भी ऐसा हुआ कि हमने पहले लड़ाई बंद कर दी। उसके बाद ताशकंद में बात हुई, उसके बाद शिमला समझौता हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ। उससे एक माहौल बनता है बातचीत करने का। लेकिन इज़राइल जो है वो लगातार बम गिरा रहा है। ऐसे में जो बातचीत करने का माहौल है वो बनता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को नेतन्याहू के ऊपर और दबाव डालना पड़ेगा, पर्सनल दबाव डालना पड़ेगा। जी, डॉक्टर रिज़वी।